तो हमारा ये टॉपिक है इंडियाज़ विजन फॉर अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये PSIR का पेपर 2 का पार्ट बी है। ठीक है, उसका लास्ट जो टॉपिक है ना वो है ये कि इंडियाज़ विजन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज होता आया है, शुरुआत से हिस्टोरिकली कैसे चेंज होता आया है, और जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है उस पे जो थिंकर्स अलग अलग जैसे शशि थरूर हैं और अमित आचार्य वगैरह, इन सभी का क्या व्यू पॉइंट है या फिर क्या पर्सपेक्टिव है कि करंट वर्ल्ड ऑर्डर कि भाई वो मल्टीपोलर है, यूनिपोलर वगैरह, इस तरीके से उनका क्या व्यू पॉइंट है, इस पे वो हम पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे कि इंडिया किस तरीके से देखता है कि करंट वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, ठीक है, किस फॉर्म में है, और थ्योरीज़ को इससे लिंक करके हम पढ़ेंगे PSIR की जो थ्योरीज़ होती हैं, और इंडिया किस तरीके से अब इस वर्ल्ड ऑर्डर में अपना प्लेस आइडेंटिफाई करता है, अपना रोल आइडेंटिफाई करता है। ओवरऑल घुमा फिरा के ये कहना चाहते हैं हम कि इंडिया का जो विज़न है, ये जो टॉपिक है इंडियाज़ विजन फॉर अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसको पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। इससे बाहर हमें कुछ नहीं पढ़ना, फालतू बकवास नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ एग्ज़ाम में रेलिवेंट पढ़ना है, कम टाइम में अच्छा पढ़ना है, उसको बार बार रिवाइज़ करना है बस। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हमें कैसे लिखना है? इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये थिंकर याद रखना है, जॉन एरकेनबेरी। ठीक है, इन्होंने डिफ़ाइन करा है कि भाई वर्ल्ड ऑर्डर होता क्या है। एक तो वर्ल्ड ऑर्डर या पॉलिटिकल ऑर्डर कह लो, उसको डिफ़ाइन करा है। दूसरा उन्होंने बताया है कि एक स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर की क्या खासियत होती है। तो जॉन एरकेनबेरी ने पहले मैं बताती हूँ, फिर उसके बाद वो मतलब यहाँ से रीड करेंगे ताकि याद हो जाए। तो जॉन एरकेनबेरी ने क्या बताया है कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है या फिर पॉलिटिकल ऑर्डर। उन्होंने कहा है पॉलिटिकल ऑर्डर क्या होता है, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो उन्होंने कहा अलग अलग स्टेट्स के बीच में जो आपस में गवर्निंग अरेंजमेंट्स होती हैं कि किस तरीके से चीज़ें गवर्न करी जाएगी भाई। ठीक है, कि रूल्स क्या होंगे, प्रिंसिपल्स क्या होंगे, कौन बनाएंगे, क्या कौन से इंस्टीट्यूशंस होंगे, और अगर डिस्प्यूट्स आ जाएगा तो कहाँ जाना होगा। तो ये सारी जो गवर्निंग अरेंजमेंट्स होती हैं, गवर्निंग अरेंजमेंट्स बिटवीन द स्टेट्स, इन्हीं को ही हम कहते हैं, इस पूरी अरेंजमेंट को ही हम कहते हैं पॉलिटिकल ऑर्डर, या फिर और क्योंकि फिर वो इंटरनेशनल है तो वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, सिंपल है। अब स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर कौन सा होता है? स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर वो होगा, उसकी ये खास बात होगी जिसमें ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस, रूल, प्रिंसिपल्स, ये तीनों लेजिटिमेट हों, ना कि इम्पोज्ड। ठीक है, लेजिटिमेट हों, वो इम्पोज्ड ना हो, स्टेट्स की सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट किया जाए, और मिलिट्री वाइज वो कंट्रोल ना हो, कंसेंट वाइज कंट्रोल हो, वो होगा एक स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर। इतना क्लियर हो गया। इंट्रोडक्शन में क्या मेंशन कर रहे हैं? जॉन एरकेनबेरी के बारे में मेंशन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाई वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है, कि स्टेट्स के बीच में जो गवर्निंग अरेंजमेंट्स होती हैं विच इंक्लूड ये रूल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रिंसिपल्स, उसी को ही हम कहते हैं एक पॉलिटिकल ऑर्डर। एक स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्डर कौन सा होता है? स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्डर होता है वो जो मिलिटरलाइज्ड ना हो या फिर मिलिट्री से कंट्रोल ना किया जाए, कंसेंट से कंट्रोल किया जाए, जहाँ पे जो तीनों एलिमेंट्स हैं वो लेजिटिमेट हो। इतनी सी सिंपल सी बात है। तो कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर में इंट्रोडक्शन लिखना है जॉन एरकेनबेरी। पॉलिटिकल ऑर्डर इन्होंने क्या मेंशन किया है कि पॉलिटिकल ऑर्डर रेफर्स टू द गवर्निंग अरेंजमेंट्स, political orders refers to the governing arrangements among the states, including their rules, principles and institutions। ठीक है, स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है? स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर वो होते हैं विच आर सस्टेन्ड नॉट मियरली थ्रू मिलिट्री पावर बट ऑल्सो थ्रू इंस्टीट्यूशंस, लेजिटिमेसी एंड एक्सेप्टेड रूल्स, कि भाई ये तीनों चीज़ें कंसेंट से हों, एक्सेप्टेड हो, इम्पोज ना हो, वही सारी चीज़ें बस। ठीक है, तो जॉन एरकेनबेरी का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर भाई शुरू से जो है ना, वर्ल्ड ऑर्डर वो इवॉल्व होता हुआ आया है। वर्ल्ड ऑर्डर शुरू से क्या हुआ है? इवॉल्व हुआ है, हमें इस बात का पता है।
जी, हम ये बात कर रहे थे कि भाई वर्ल्ड ऑर्डर किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। देखो पहले समझते हैं, जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, जो वर्ल्ड ऑर्डर है इसको हम दो फॉर्म्स में देखेंगे। एक तो होगा पैक्स की फॉर्म में, एक होगा पोलैरिटी की फॉर्म में। ठीक है, एक ही बात है, लिखने के अलग अलग तरीके हैं। तो पैक्स की फॉर्म में क्या होगा कि पहले 19th सेंचुरी तक, 19th सेंचुरी के टाइम पे पैक्स ब्रिटानिका था, मतलब ब्रिटेन का मेन रोल था। ब्रिटेन ही डिसाइड करता था ट्रेड रूट्स कौन से होंगे, मैरीटाइम नेविगेशन वाले रूट्स कौन से होंगे, ठीक है, इकोनॉमी किस तरीके से फंक्शन करेगी, ये सारी चीज़ें। यस, तो 19th सेंचुरी के टाइम पे जो है वो पैक्स ब्रिटानिका था, मतलब ब्रिटेन का डोमिनेंस था। ब्रिटेन यूज्ड टू डिसाइड ट्रेड रूट्स और मैरीटाइम नेविगेशन के बारे में, इकोनॉमी वगैरह वो सब कंट्रोल करती थी। ठीक है, ब्रिटेन का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था 19th सेंचुरी में। फिर क्या हुआ, फिर आया पैक्स अमेरिकाना, अमेरिका का राइज हुआ। कब हुआ ये, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, यानी 1945 के आसपास जो है अमेरिका का डोमिनेंस शुरू हो जाता है। अमेरिका अब अपना लिबरल ऑर्डर बनाएगा, जिसके इंटरनेशनल ऑर्डर को हमने बोला लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर। लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर हमने बोला, लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर विच इज़ बेस्ड ऑन, ये जो लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर होता है ना, मतलब इसकी मेन फीचर यही होता है दैट इट इज़ बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशंस और रूल्स वगैरह। इन सभी पे इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से बने, जैसे कि यूएन बनाया, आईएमएफ बनाया, वर्ल्ड बैंक बनाया, डब्ल्यूटीओ बनाया, जो पहले गैट हुआ करता था ना, गैट, इनको ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन भी बोला जाता है। तो ये सभी फीचर्स हैं लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर के, जो पैक्स अमेरिकाना के रिजीम में बने थे। फिर क्या हुआ, फिर तो हमने कहा कि हम इवोल्यूशन, वर्ल्ड ऑर्डर के इवोल्यूशन को दो फॉर्म में देख रहे हैं, एक तो पैक्स की फॉर्म में और एक पोलैरिटी की फॉर्म में। ठीक है, तो पैक्स की फॉर्म में हमने देखा पैक्स ब्रिटानिका, फिर पैक्स अमेरिकाना। अब पोलैरिटी की फॉर्म में देखो कि भाई पहले बायपोलैरिटी थी कोल्ड वॉर के टाइम पे, है ना, यूएसए और यूएसएसआर की फॉर्म की, मतलब उनके बीच में वो था, टसल चल रही थी, आर्म्स रेस वगैरह। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे बायपोलैरिटी थी। फिर क्या हुआ, कोल्ड वॉर के टाइम पे बायपोलैरिटी, फिर आफ्टर कोल्ड वॉर क्या हुआ, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, और फिर यूनिपोलैरिटी आई। क्या आई, यूनिपोलैरिटी आई। अब यहाँ पे हमें एक थिंकर भी याद रखने हैं, उन थिंकर का नाम है चार्ल्स रुथेमर। ठीक है, तो चार्ल्स रुथेमर ने इस इंसिडेंट को या फिर इस मूवमेंट को बोला है, जब अमेरिका मतलब अमेरिका का डोमिनेंस शुरू हो गया था, तो उसने बोला है इसे एज यूनिपोलर मोमेंट, यूनिपोलर मोमेंट बोला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसे इवॉल्व हुआ है। दो फॉर्म में हमने देखा, पैक्स की फॉर्म में पैक्स ब्रिटानिका, पैक्स अमेरिकाना, फिर पोलैरिटी की फॉर्म में कि बायपोलैरिटी, फिर यूनिपोलैरिटी। अब देखते हैं करंट कि आज के टाइम का ऑर्डर कैसा है। पोलैरिटी की टर्म्स में देखें तो आज के टाइम पे मल्टीपोलर वर्ल्ड है। ठीक है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ये भी बहुत सारी पावर्स हैं, जैसे इंडिया है, चाइना है, जापान है, मिडिल पावर्स हैं, मिडिल एशिया में और मिडिल ईस्ट वाली जो रीजन्स हैं। ठीक है, ईयू है, तो ये सारे ग्रो कर रहे हैं। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड है इन टर्म्स ऑफ पोलैरिटी। फिर इन टर्म्स ऑफ पैक्स अगर हम देखें तो व्यूज़ हैं अलग अलग थिंकर्स के कि करंट ऑर्डर, क्या करंट ऑर्डर पैक्स सिनिका है। सिनिका मतलब साइनो बोलते हैं ना, जैसे आप साइनो रिलेटेड टू चाइना। ठीक है, तो क्या अब ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है जिसमें चाइना की डोमिनेंस है, कि चाइना डोमिनेट कर रहा है भाई, कैसे अपने इंस्टीट्यूशंस बना के, जैसे कि AIIB, जैसे कि BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जैसे कि अपने इंस्टीट्यूशंस बना के, अपने मिलिट्री मॉडर्नाइज करके, और मतलब मार्केट फ्लडिंग करके, इकोनॉमिक पावर शो करके कि भाई चाइना
है क्या? अब क्या हम इसको पैक्स सेनेका बोल सकते हैं? इस पे अलग अलग व्यूज़ हैं। कुछ थिंकर्स का ये व्यू है कि भैया हाँ, चाइना इस तरीके से डोमिनेंस कर रहा है, लेकिन एक थिंकर आते हैं हमारे स्कॉलर अमिताभ आचार्य जी, उन्होंने ये बोला है, अमिताभ आचार्य ने, कि भाई इट इज़ नॉट पैक्स सेनेका, इट इज़ मल्टीपैक्स और मल्टीप्लेक्स, व्हाटएवर यू से, तो इट इज़ मल्टीप्लेक्स ऑर्डर है। ठीक है, वही कहने का मतलब कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है ये। ठीक है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है। तो इस तरीके से हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। तो अब चलो यहाँ से पढ़ते हैं ताकि हमें याद रहे। इवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, पैक्स ब्रिटानिका 19वीं सेंचुरी में इनकी डोमिनेंस थी। ब्रिटिश डोमिनेट करता था ओवर द ट्रेड, फाइनेंस, मैरीटाइम रूट्स पे। फिर पैक्स अमेरिकाना आया पोस्ट 1945, लिबरल इंटरनेशनल, उसने अपना ये लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर इस्टेब्लिश करा, विच इज़ बिल्ट अराउंड यूनाइटेड नेशन, मतलब ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जैसे UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, गैट, ये सब बने। फिर कोल्ड, तो पैक्स की फॉर्म में देख लिया इवोल्यूशन। अब पोलैरिटी की फॉर्म में, कोल्ड वॉर के टाइम पे बाइपोलैरिटी थी बिटवीन द US एंड USSR। फिर कोल्ड वॉर के बाद यूनिपोलैरिटी आई, मतलब USA जीता, और इसी मोमेंट को क्या बोला चार्ल्स क्रोथमर ने, एज अ यूनिपोलर मोमेंट। कंटेम्पररी फेज़ अगर हम देखते हैं तो पोलैरिटी के टर्म्स में मल्टीपोलर वर्ल्ड है, मल्टीपोलैरिटी है, इंडिया, चाइना, EU, जापान, मिडिल पावर्स ये सब राइज कर रही हैं। और पैक्स की फॉर्म में देखें तो एक क्वेश्चन राइज होता है कि भाई क्या पैक्स सेनेका है? चाइना का जो ग्रोइंग, मतलब ये है अलग अलग स्कॉलर्स के व्यू कि भाई कुछ ये मानते हैं, इनका ये मानना है। तो चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है भाई, वो अपना वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना चाह रहा है बाय दीज इंस्टीट्यूशन, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, AIIB, मैन्युफैक्चरिंग को, मतलब वो चीप करके, मार्केट फ्लडिंग करके टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है वो, AI वगैरह, ड्रोन्स को, और वही साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। फिर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहा है वो, ठीक है, एंटी सैटेलाइट सिस्टम भी है ना उनके पास अब तो ये आ गया। ठीक है, तो पैक्स सेनेका की है या नहीं पैक्स सेनेका, एक तो ये, और दूसरा अमित आचार्य ने क्या बोला कि नहीं है भाई, वर्ल्ड जो है वो पैक्स सेनेका पे नहीं मूव कर रहा है, वर्ल्ड मूव कर रहा है मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड पे। समझ गए इतना? इवोल्यूशन हमने देख लिया है, और इंट्रोडक्शन देख लिया, इवोल्यूशन देख लिया। अब तीसरा आता है अंडरस्टैंडिंग कंटेम्पररी वर्ल्ड ऑर्डर। आज के टाइम पे वर्ल्ड ऑर्डर है, अलग अलग थिंकर से देखेंगे, फरज ज़कारिया से देखेंगे, शिव शंकर मेनन से देखेंगे। तो समझते हैं अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड ऑर्डर बाय दो डिफरेंट जो थिंकर्स हैं, ये इनके स्कॉलर्स के व्यू पॉइंट से देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अपने फरीद ज़कारिया। फरीद ज़कारिया सर ने क्या कहा? फरीद ज़कारिया सर ने कहा, इनकी एक लाइन है बहुत फेमस है कि राइज ऑफ रेस्ट बट नॉट डिक्लाइन ऑफ वेस्ट। इन्होंने कहा कि भाई वेस्ट था पहले, वेस्ट यानी कि अमेरिका पहले डोमिनेंस में था, ठीक है, पहले था। अब क्या हो रहा है? नो डाउट कि जो रेस्ट है, रेस्ट यानी कि वेस्ट के अलावा, मतलब ये जो ईस्टर्न पावर्स हैं, नो डाउट कि ये राइज़ कर रही हैं, बट वी कैन नॉट से कि जो अमेरिका है उसने अपनी पहले वाली पोजीशन लूज़ कर दी है। ठीक है, तो एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बन गया है जिसमें एक पावर अभी भी है जो पहले थी, लेकिन दूसरी पावर भी राइज़ कर रही हैं। फरीद ज़कारिया का व्यू पॉइंट समझ आया। अब शिव शंकर मेनन जी ने क्या कहा? शिव शंकर मेनन जी ने क्या कहा बताइए हमें। इन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड है ना भाई, वो मिलिट्रली तो यूनिपोलर है, अभी भी US से डोमिनेट करता है, इकोनॉमिकली वो मल्टीपोलर हो गया है, जैसे कि पता है हमें, इंडिया, चाइना, EU, जापान, आसियान वगैरह ये सब ग्रो कर रहा है। तो मिलिटरली यूनिपोलर, इकोनॉमिकली मल्टीपोलर एंड पॉलिटिकली कंफ्यूज्ड स्टेट है। पॉलिटिकली कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। क्यों है कंफ्यूजिंग सिचुएशन? क्योंकि कोई भी स्टेट अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई है कि उसने ये जो प्रेसिंग चैलेंजेस है उसको सॉल्व कर दिया हो। कौन कौन से चैलेंजेस? जैसे कि
वो रशिया यूक्रेन वाला इशू, इज़राइल पैलेस्तीन वाला इशू, ठीक है, क्लाइमेट चेंज वाला इशू, साइबर सिक्योरिटी AI वाला इशू, आप तो क्रिप्टो भी लिख सकते हैं। तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं, एमर्जिंग चैलेंजेस, प्रेसिंग चैलेंजेस, इनको कोई भी एक स्टेट सॉल्व नहीं कर पा रही है। तो पॉलिटिकली हम कह सकते हैं कि अभी कन्फ्यूज्ड स्टेट है। क्या बोला शिवशंकर मेनन जी ने कि मिलिट्रली तो हम यूनिपोलर हैं, इकोनॉमिकली हम मल्टीपोलर हैं, एंड पॉलिटिकली हम कन्फ्यूज्ड स्टेट में हैं, हमारा वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। तो एक लाइन है बड़ी अच्छी, वो लाइन क्या है कि एक मिनट मुझे याद करने दो जी। उस लाइन में है कि पावर इज़ डिफ्यूज्ड, authority remains fragmented। इस लाइन में क्या है? इस लाइन में ये है कि करंट वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा हो गया भाई जिसमें पावर तो कॉन्सेंट्रेटेड किसी एक में नहीं रही है, बहुत सारी पावर्स आ गई हैं, लेकिन अथॉरिटी जो थी पहले वाली कि सिचुएशन को कि भाई कंट्रोल किया जा सके, या फिर जो भी उन्होंने बोल दिया मतलब उस तरीके से वो वे आउट निकलेगा उस सिचुएशन का, ये जो अथॉरिटी थी अभी ये फ्रेगमेंट हो गई है, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा कि भाई इन सारे चैलेंजेस जो हैं उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। इतना समझ आया? चलो पढ़ें। अंडरस्टैंडिंग द कंटेम्पररी वर्ल्ड ऑर्डर, व्यूज़ ऑफ फरीद ज़कारिया सर, व्यूज़ ऑफ शिवशंकर मेनन सर। फरीद ज़कारिया जी ने क्या कहा? राइज ऑफ वेस्ट हो रहा है बट नॉट डिक्लाइन ऑफ अमेरिका, नॉट डिक्लाइन ऑफ वेस्ट पर से। राइज ऑफ किन किन का राइज हो रहा है? रेस्ट में कौन कौन है? इंडिया, चाइना, आसियान, गल्फ इकॉनमीज एंड अदर। शिवशंकर मेनन जी ने क्या कहा कि जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है वो मिलिट्रली यूनिपोलर है, इकोनॉमिकली मल्टीपोलर है, पॉलिटिकली कंफ्यूज्ड स्टेट है क्योंकि कोई भी सिंगल स्टेट सॉल्व नहीं कर पाई है इन सभी चीज़ों को, एंड दैट लाइन पावर इज़ डिफ्यूज्ड बट अथॉरिटी रिमेन्स फ्रेगमेंटेड। समझ ला? चलो, इंडियाज़ प्लेस इन एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। देखो अभी तक हमने क्या कर लिया, सीक्वेंस बनाते जाओ क्योंकि हमें पेपर में ऐसे ही लिख के आना है। इंट्रोडक्शन देख लिया है हमने, इवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर हमने देख लिया है, फिर करंट वर्ल्ड ऑर्डर देख लिया है। अब हम आ गए हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव पे, मतलब इंडिया का रोल, इंडिया का विज़न इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इंडिया की प्लेस क्या है, इंडिया अपने आप को किस प्लेस पे रखना चाहता है इस एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में। इंडियाज़ प्लेस इन एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर की, जो ये एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, जो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड अभी आ रहा है, इंडिया अपनी इस पे कौन सी प्लेस देख रहा है कि भाई वेयर डज इंडिया शुड लाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन है कि इंडिया देखता है कि भाई हमें लीडिंग पावर बनना है रादर देन मियरली अ बैलेंसिंग पावर। जस्ट इतना याद रखना है, इंडियाज़ प्लेस इन एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर, इंडिया सीक्स इट्स राइटफुल प्लेस जो कि है लीडिंग पावर रादर देन मियरली अ बैलेंसिंग पावर। क्लियर? नाउ इंडियाज़ विजन फॉर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इंडिया क्या देखता है कि भाई नया वर्ल्ड ऑर्डर में क्या देखता है, इंडियाज़ विजन ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। यहाँ पे देखो अब हम दो एंशेंट लिंकेजेस करेंगे, जैसे कि तिरुवल्लुवर वाला और एक नीचे आएगा धर्म का कंसेप्ट, ये वाला, ठीक है। तिरुवल्लुवर ने कहा था कि जो विजडम है वो लाया करती है इन अडेप्टिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, कि जैसे जैसे भाई ये जो वर्ल्ड है वो यूनिपोलर मतलब मल्टीपोलर, पहले बाईपोलर था, फिर यूनि हुआ, फिर मल्टीपोलर हुआ, तो जिस तरीके से चेंज हो रहे हैं उस तरीके से ही हमें अपने मतलब जो भी अपनी वे ऑफ इंटरेक्शन है, या फिर जो भी अपनी वो है स्ट्रैटेजिक लिंकेजेस हैं, या फिर अलाइंसेस वगैरह हैं, जो बिहेवियर है स्टेट का वो हमें चेंज करना चाहिए। तो विजडम लाइज इन अडेप्टिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, जैसे कि चेंजिंग सर्कमस्टांसेस जैसे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है, तो इसमें हमारी विजडम कब होगी? जब हम फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी अपना लेंगे, ठीक है। दिस विल सेव आवर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी
एंड हमें ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करेगी। फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से, ये कोई परमानेंट कैंप्स ना चुन के, जैसे USA चाइना दोनों से वो करना, जैसे फॉरेन पॉलिसी दोनों से इंटरेक्ट करना कि हम क्वाड का भी मेंबर बन जाएं, SCO का भी मेंबर बन जाएं, ब्रिक्स का भी मेंबर बन जाए, I2U2 का भी मेंबर बन जाए साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो उसी में हमारी विजडम लाई करती है। ये त्रिवल्लभूर ने कहा था, जी ने कहा था कि विजडम लाइज इन अडेप्टिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए विच विल रिफ्लेक्ट आर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और विच विल सेव आर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, प्रिजर्व आर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। जैसे एग्जांपल क्वाड, ब्रिक, SCO, I2U2, G20 सभी के साथ इशू बेस्ड पार्टनरशिप करना इंस्टेड ऑफ परमानेंट अलायंसेज। इंपॉर्टेंट फ्रेज, इशू बेस्ड पार्टनरशिप इंस्टेड ऑफ परमानेंट अलायंस। ठीक है, ये हो गया। फिर एक धर्मा वाला कंसेप्ट है, हमारा जो एंशंट वो है सिविलाइजेशनल जो हमारी फिलॉसफी है धर्मा मतलब कि भाई हमें जो पावर है वो रिस्पॉन्सिबली यूज़ करनी चाहिए, हमें अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी वो रखनी चाहिए। ठीक है, ह्यूमैनिज़्म को अडॉप्ट करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ये सारा हमारा धर्म। तो इंडिया का जो वर्ल्ड व्यू है, जो वर्ल्ड के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में, स्टेट्स के बारे में इंडिया सोचता है, वो हमारे सिविलाइजेशनल ईथोस ऑफ धर्मा पे बेस्ड है। हम ये सोचते हैं कि भाई हर जगह वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी हो, यूनिवर्सलिज्म हो, कोई एक अथॉरिटेरियनिज्म ना हो, कोई किसी की हेजिमनी ना हो। ठीक है, इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर हो और पावर का एथिकल यूज़ होना चाहिए रादर देन एज अ अथॉरिटेटिव यूज़, हेजिमनिक यूज़। ठीक है, तो इंडिया का जो विज़न है वो धर्मा पे बेस्ड है। इंडिया का जो विज़न है वो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस पे बेस्ड है। इंडिया का जो विज़न है वो ये है। श्याम शरण जी का आइडिया भी इम्पोर्टेंट है। इनकी बुक है कि हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। इंडिया अपने आप को देखता है एज अ जम्बू द्वीप का पार्ट, कि भाई ये लार्जर, कि भाई ये ग्लोबल लैंडस्केप है, या फिर लैंडस्केप इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी मैं बोल रही हूँ, जैसे जो भी ग्लोबल आइलैंड है, एक लार्जर वर्ल्ड का आइलैंड है, इंडिया कहता है कि हम उसका एक पार्ट है, रादर देन सेइंग कि हम ही पूरा आइलैंड, हमारा ही पूरा आइलैंड है चाइना की तरह। ठीक है, तो इंडिया अपनी पोजीशन को कैसे देखता है या फिर अपने आप को कैसे देखता है, वो एक जम्बूद्वीप का पार्ट देखता है। तो इंडिया सीज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ द जम्बूद्वीप या फिर वर्ल्ड आइलैंड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आउटलुक है वो ग्लोबल आउटलुक है, कि हम सभी को लेके चल रहे हैं, रादर देन आइसोलेशनिस्ट, कि भाई सिर्फ इंडिया ही सबसे ऊपर है। इस तरीके से आइसोलेशनिस्ट व्यू नहीं है, हमारा ग्लोबल आउटलुक है। श्याम शरण जी के आइडिया से उनकी जो बुक है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, इसके अंदर हमें जम्बूद्वीप वाला आइडिया दिखता है। इंडिया मल्टीपोलैरिटी को भी सभी होने चाहिए, सिर्फ हम क्यों, सभी मल्टीपोलैरिटी हो, डायलॉग हो, ओपननेस हो, प्लूरलिज्म हो, को एग्जिस्टेंस हो, उसको फेवर करता है। यहाँ पे अब हम कंपैरिजन करेंगे चाइना और इंडिया का। सिंपल सी बात है, चाइना मिडिल किंगडम मेंटालिटी रखता है, भाई पृथ्वी के बीच में सिर्फ हम ही, ऊपर भी हमारा राज, नीचे भी हमारा राज, हम सेंटर हैं। मिडिल किंगडम मेंटालिटी है चाइना की। चाइना हायरार्कियल वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है, अपने आप को सबसे ऊपर रखना चाहता है। इंडिया वहीं प्लूरलिज्म को या इक्वालिटी को सपोर्ट करता है। ओपन आर्किटेक्चर होना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस का। ठीक है, तो देखते जाओ हमने क्या क्या किया है। इंडियाज़ प्लेस इन एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर, इंडिया की अपने आप की क्या राइटफुल प्लेस वो मानता है, भैया लीडिंग पावर रादर देन नियरली अ बैलेंसिंग पावर। दूसरा, इंडिया का विजन शेप है बाय दिस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वाले त्रिवल्लभूर जी के आइडिया से, बाय दिस धर्मा वाले कंसेप्ट से, बाय, और इंडिया अपने आप को ऐसे जम्बूद्वीप का पार्ट मानता है, जबकि चाइना अपनी हायरार्की को मेंटेन करना चाह रहा है या फिर इनफैक्ट बिल्डअप करना चाह रहा है। इंडिया चाइना का हमने कंपैरिजन देख लिया। अब पीएम मोदी जी का व्यू देखो। शंग्रीला डायलॉग में उन्होंने कहा था, उन्होंने ये कहा था कि भाई इंडिया का जो भी वर्ल्ड व्यू होगा ना, जो भी पर्सपेक्टिव होगा चीज़ों को लेके, वो डेमोक्रेसी के बेसिस पे होगा, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए होगा। डेमोक्रेसी शेप करेगी इंडिया की इंगेजमेंट को। अब कहने का मतलब उनका ये था, क्योंकि डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबकी फ्रीडम होती है, इक्वालिटी होती है, इंक्लूसिवनेस होती है, सबकी सॉवरेनिटी को ध्यान में रखा जाता है। तो इसी तरीके, इन्हीं प्रिंसिपल्स को इंडिया फॉलो करेगा जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स पे रहेंगे, समझे। तो इंडिया का व्यू
दोबारा लिंक करो, इंडिया का व्यू, वर्ल्ड व्यू या फिर वर्ल्ड ऑर्डर पे इंडिया का क्या व्यू है डेमोक्रेसी वाला, ठीक है, ये आ गया। तो हमने क्या क्या कर लिया, देखो भाई, इंडिया का विजन फॉर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर ये कर लिया है हमने, जॉन एकिनबेरी वाला, जॉन एकिनबेरी की डेफिनेशन हमने देख ली। एवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर हमने देख लिया। करंट वर्ल्ड ऑर्डर में हमने ये अमित आचार्य जी का मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड वाला भी आइडिया देखा था, और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑर्डर में हमने शिव शंकर मैनन जी का आइडिया देखा, और हमने फरीद ज़कारिया वाला आइडिया देखा। फिर हम देखा कि इंडिया का प्लेस इन द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर की वो अपनी राइटफुल प्लेस लेना चाहता है, लीडिंग पावर अदर देन बैलेंसिंग पावर। इंडिया का विजन ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर त्रिवल्लभूर वाला, वो धर्मा वाला, एक श्याम शरण जी का आइडिया, और फिर यहीं पे इंडिया चाइना का कंपेरिजन और पीएम मोदी का शंग्रीला डायलॉग। ठीक, आगे बढ़ो। आगे आता है अब इंडिया का जो भी विज़न है भाई, अब तक जो भी हमने देखा कि इंडिया का विज़न ऐसे ऐसे शेप हो रहा है, इंडिया स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करना चाह रहा है, इंडिया का जो विज़न है भाई वो डेमोक्रेसी बेस्ड है। तो अब हम एक जगह यहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे कि इंडिया के जो ये वर्ल्ड विज़न है इसका क्या क्या फीचर्स क्या है, कि इंडिया क्या क्या चाहता है कि जो वर्ल्ड हो वो डेमोक्रेटिक हो, रूल बेस्ड हो, इंक्लूसिव हो, मल्टीपोलर हो, ओपन इकोनॉमी हो, उसमें मतलब टैरिफ वेरिफ और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ वगैरह सब ना हो, सिक्योर साइबर स्पेस हो, टेररिज्म फ्री हो, सस्टेनेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, बस कुछ नहीं है। ये सभी कीवर्ड्स हैं जो हमारे आंसर्स में जाने चाहिए, ठीक है, ध्यान से याद रखो। ये इंडिया एक ऐसा वर्ल्ड चाहता है जो कि डेमोक्रेटिक हो, रूल बेस्ड हो, इंक्लूसिव हो, मल्टीपोलर हो, ओपन इकोनॉमी हो, सिक्योर साइबर स्पेस हो, टेररिज्म फ्री हो, सस्टेनेबल हो एंड ट्रांसपेरेंट हो। ये सभी फीचर हैं इंडिया के विजन के। यहाँ तक बात क्लियर होती है। ये वाला और ये वाला कहीं कहीं ओवरलैपिंग लगेगा तो इसको अभी कर लेते हैं। इंडिया का जो एस्पायरेशंस क्या है भाई, इंडिया एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है जो फ्री हो, ओपन हो, इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक हो। ये जो ना एक ही वर्ड है, डायलॉग ओरिएंटेड हो, रूल बेस्ड, लॉ रिस्पेक्टिंग, ठीक है। तो इंडिया के वर्ल्ड व्यू के फीचर्स क्या हैं, क्या चाहता है इंडिया। अब है भाई ये इंडिया ये चाहता है कि जो ये हमारा वैल्यू है ना, सिविलाइजेशनल वैल्यू है वासुदेव कुटुंबकम वाली, इसको ना कि जस्ट एज अ कल्चरल ईथोस कह के इतनी इस तक लिमिट रखा जाए, बल्कि इसको हमें गवर्नेंस में भी यूज़ करना चाहिए, वर्ल्ड गवर्नेंस में भी यूज़ करना चाहिए। द वे वी ट्रीट अदर दूसरी स्टेट्स, ठीक है, द वे वी ट्रीट इंटरनेशनल जो भी इमिग्रेंट्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें, तो उसमें भी हमें उस पॉलिसी फ्रेमवर्क में भी हमें इस पर्सपेक्टिव को यूज़ करना चाहिए। इंडिया ये कहता है वासुदेव कुटुंबकम मतलब वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, और इंडिया ऐसा चाहता है कि भाई इसको गवर्नेंस से लिंक करो, इंटरनेशनल गवर्नेंस से। ये हमें देखने को मिला जब G20 प्रेसिडेंसी के टाइम पे, G20 प्रेसिडेंसी जब इंडिया की थी तब कैसे कैसे भाई किस किस एक्टिविटी से हमें देखने को मिला कि वासुदेव कुटुंबकम का आइडिया हम इंटरनेशनल गवर्निंग फ्रेमवर्क पे इंक्लूड करना चाहते हैं। हमारी प्रेसिडेंसी के टाइम पे अफ्रीकन यूनियन को एडमिट किया गया था G20 में, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हुआ था, ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है जिसको सभी यूज़ कर सके, डिजिटल पब्लिक इंफ्रा, ठीक है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हम बनते हैं, हम जो इग्नोर्ड से वो था मतलब इतने टाइम से, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई अंडर रिप्रेजेंटेटिव जो पार्ट था हमारे वर्ल्ड का, साउथ, ग्लोबल साउथ, उसको कैसे इंडिया रिप्रेजेंट करता है। ये कहता है कि भाई हम सभी एक फैमिली हैं। तो अफ्रीकन यूनियन का एडमिट करना इनटू द G20, और ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बनना, DPI बनाना, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस करना, सभी को साथ में लेके चल रहे हैं कि भाई एनर्जी ट्रांजिशन में भी। तो ये सभी इस ही आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है, वासुदेव कुटुंबकम के आइडिया को ये रिफ्लेक्ट करता है। इतनी बात क्लियर हो गई जी, वासुदेव कुटुंबकम के आइडिया को ये रिफ्लेक्ट करता है। अब आते हैं हम इस पे कि भाई इंडिया जो है वो ग्लोबल गवर्नेंस में कुछ रिफॉर्म्स भी चाहता है। इंडिया चाहता है कि भाई जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि UNSC है,
जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इन सभी में रिफॉर्म होने चाहिए, क्योंकि एक तो ये भाई ये 1945 के प्रिंसिपल में बेस्ड है। कहने का मतलब ये 1945 में जो रियलिटी थी वर्ल्ड की, जैसे अमेरिका डोमिनेट कर रहा था, पैक्स अमेरिका ना था, तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं UNSC और IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह, वो सभी इसी सुपर पावर के बेसिस पे बनाए गए थे, इसी ने खुद ही बनाए थे। लेकिन अब 1945 से 2025 के टाइम पे रियलिटीज़ बदल चुकी हैं, ग्लोबल रियलिटीज़ अलग हैं, ठीक है। अब यूनिपोलर की जगह मल्टीपोलर वर्ल्ड आ चुका है, तो देयरफॉर इन इंस्टीट्यूशंस को भी चेंज करो। इंडिया की ये डिमांड रहती है कि रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल गवर्नेंस, इंडिया डिमांड्स रिफॉर्म इन UNSC, IMF, वर्ल्ड बैंक। रीज़न क्या है इसका, क्यों चाहते हैं हम चेंज हो? क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन अभी भी 1945 की रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, नॉट 21st सेंचुरी रियलिटी, ठीक है। और जो ये रिफॉर्म हम चाहते हैं, इसी को ही जयशंकर जी ने एक नाम दिया है एज अ रिफॉर्म्ड या रिवाइज्ड मल्टीलेटरलिज्म होना चाहिए। रिवाइज करो इन इंस्टीट्यूशंस को, रिफॉर्म करो, ठीक है। तो रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म, इतना समझ आ गया। तो हमने क्या क्या कर लिया, देखो इंट्रोडक्शन में जॉन क्या नाम था उनका, एरकिनबेरी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन करा है, फिर उसके बाद हमने इवोल्यूशन करा है, इवोल्यूशन के बाद फिर हमने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑर्डर का व्यू शिवशंकर मेनन जी, फरीद ज़कारिया जी ये देखे हैं। इसके बाद हमने इंडिया का प्लेस वाला पॉइंट देखा था, प्लेस इन द वर्ल्ड ऑर्डर। फिर इंडिया का विज़न देखा था, विज़न में हमने तिरुवल्लुवर जी वाला देखा था, धर्म वाला कंसेप्ट देखा था। ये क्या नाम था उनका, श्याम शरण जी का, वो जम्बूद्वीप वाला आइडिया देखा था। फिर चाइना से भी कंपेयर हमने किया था, है ना। इसके अलावा हमने और क्या किया, हमने PM मोदी जी का वो नहीं देखा था, शंग्रीला वाला डायलॉग, हाँ शंग्रीला डायलॉग देखा कि डेमोक्रेसी के हिसाब से भाई हमारा वर्ल्ड व्यू चलेगा, चक्र व्यू, ठीक है, वर्ल्ड व्यू चलेगा डेमोक्रेसी वाला, वो हमने देखा। इसके बाद हमने इंडिया के जो विज़न है, वर्ल्ड ऑर्डर है, उसके फीचर्स हमने देखे थे, है ना, 2 जगह वो फीचर देखे। इसके अलावा हमने देखा कि वासुदेव कुटुंबकम के आइडिया को हम कैसे वो कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ग्लोबल गवर्नेंस फीचर्स में। इसके एग्जांपल्स भी हमने देखे, G20 प्रेसिडेंटशिप के टाइम पे हमने क्या क्या किया, है ना। इसके अलावा है कि हम रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म चाहते हैं, इन इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करना चाहते हैं। अब आएगा जयशंकर जी का व्यू, और शिवशंकर मेनन जी का है शायद, ये शशि थरूर जी का है, ठीक है। तो जयशंकर जी का व्यू, जयशंकर व्यू एंड शशि थरूर व्यू हम देखेंगे रिगार्डिंग कि इंडिया को किस तरीके से चेंजिंग रियलिटी से डील करना चाहिए। तो जयशंकर का जो विज़न है, इनके विज़न को हमें 2 पार्ट्स में करना है। एक तो गोयन का लेक्चर में उन्होंने कुछ बोला था कि भाई इंडिया को क्या करना चाहिए, एक दूसरी इनकी जो बुक है इंडिया वे, उस बुक में इन्होंने बोला है कि इंडिया को क्या करना चाहिए। तो गोयन का लेक्चर में उन्होंने बोला है कि भाई एक डिसाइडर बन जाए इंडिया, एक एब्सटेनर ना बने, ठीक है, कि हमेशा से जैसा मतलब जैसे उन्होंने बोला था इस लेक्चर में कि भाई दिल्ली के जो पुराने डोगमास ऑफ दिल्ली थे, मतलब जो क्वालिटेटिव नहीं, जो अपनी पुरानी अप्रोच थी, ठीक है, ऑफ डीलिंग विद इंटरनेशनल सिचुएशंस, ऐसी ना करे, उनसे बियॉन्ड जाए, एक डिसाइडर बने, ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क ले, जो भी अगर कोई डिसीजन है कि भाई रिस्क ले, तुम किन की साइड हो, क्या करना चाहते हो, ये एब्सटेन मत करो उस सिचुएशन से। जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स हो करेक्टली देखो, किस तरफ पलड़ा भारी उधर, ठीक है ना। तो इस तरीके से उन्होंने बोला। रामनाथ जी उनका लेक्चर था, उसमें उन्होंने बोला कि इंडिया को कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए, जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स को करेक्टली वो रीड करे, एक डिसाइडर बने, नॉट अ एब्सटेनर, मूविंग बियॉन्ड द डोगमास ऑफ दिल्ली। तो ये क्या करना चाहिए इंडिया को, वो है। फिर दूसरी बुक द इंडिया वे में उन्होंने बोला है कि इंडिया को अपने इंटरेस्ट कैसे आगे बढ़ाए, अपने इंटरेस्ट, कि भाई जो भी ग्लोबल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, जैसे US चाइना, जैसे रशिया चाइना, रशिया US ईरान, इस तरीके से जो भी ग्लोबल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई करो, अच्छे से मैप करो और उनको एक्सप्लॉइट करो, दोनों से लिंक करो, ठीक है, मतलब दोनों कंट्रीज़ जो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, दोनों से इंटरेक्ट करो भाई, दोनों में अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे फर्दर
वो करो, मैक्सिमाइज़ करो अपने गेन को, ये उन्होंने बोला है कि इंडिया को इस तरीके से अप्रोच रखनी चाहिए। उन्होंने बोला है कि भैया मल्टी अलाइनमेंट करो, कि फ्लेक्सिबिलिटी, कोटेशन है इनकी, फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच होने, मतलब द प्रिंसिपल शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी एंड नॉट एक्सक्लूसिविटी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई एक कैंप को ज्वाइन करके बैठ गए हो, उनकी हाँ में हाँ ना में ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबल अप्रोच रखो ना, कि इनके साथ भी इंटरेक्ट कर लिया, उनके साथ भी इंटरेक्ट कर लिया, कि इशू बेस्ड अलाइनमेंट कर लिया, इशू बेस्ड पार्टनरशिप कर लिया। तो मल्टी अलाइनमेंट करो विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस नॉन अलाइनमेंट। इंडिया साइमल्टेनियसली पार्टनर करे विद यूएस, जापान, ठीक है, रशिया, यूएस, रशिया, चाइना, इन सभी से। प्रिंसिपल क्या फॉलो करें, फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट एक्सक्लूसिविटी। तो जयशंकर विजन समझ आया, रामनाथ गोने का लेक्चर, द इंडिया वे और मल्टी अलाइनमेंट, ये 3 पर्सपेक्टिव्स हैं इनके जिसको हमें बताना चाहिए। ठीक है, इंडिया का एस्पिरेशन भी हमने इसके साथ ही देख लिया था। ये देखो, अब शशि थरूर जी का पर्सपेक्टिव हमें देखना है। अब शशि थरूर का पर्सपेक्टिव देखो, शशि थरूर को इंग्लिश से लिंक करना है ना, तो अलग अलग वर्ड्स वाली लाइन इन्होंने बोली होंगी। तो इन्होंने कहा कि यूएसए जो है ना, वो एक जियो पॉलिटिकल सुपर पावर बना, चाइना जो है वो एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, इंडिया क्या बन सकता है, अनलाइक दिस इंडिया के पास पोटेंशियल है कि वो डेवलपमेंट सुपर पावर बन सकता है। कैसे बताया उन्होंने, कैसे बन सकते हैं डेवलपमेंट सुपर पावर, क्योंकि इंडिया के अंदर वो स्ट्रेंथ है ना। क्या स्ट्रेंथ है, इंडिया के पास डेमोक्रेसी है जो उनके पास नहीं है, जो इनके पास नहीं है। ठीक है, इंडिया के पास डेमोक्रेसी है, इंडिया के पास ह्यूमन कैपिटल है, डिजिटल गवर्नेंस है, डेवलपमेंटल पार्टनरशिप्स हैं विद दूसरी कंट्रीज़। तो ये सारे प्री रिक्विजिट्स अपने पास हैं फॉर बिकमिंग अ डेवलपमेंट सुपर पावर। इसके यहाँ पे देखो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, करंट एग्जाम्पल्स क्या हैं, जिससे हमें शो होता है कि भाई इंडिया जो है वो लीड कर रहा है। ठीक है, जैसे इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लीड करा, आईमैक जो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये हमारा इनिशिएटिव था। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हमने की, उसमें ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट किया। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को इनिशिएट किया हमने। डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रा का कॉलिशन बनाया हमने। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई जो इंडिया है वो लीड करता हुआ दिखाई दिया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, कॉलिशन ऑफ डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये सारी चीज़ें क्या शो करते हैं, ये सारी चीज़ें ये शो करती हैं कि इंडिया के अंदर पोटेंशियल है भाई रूल शेपर बनने का। मतलब इंडिया कर रहा है ये, तो ये रूल शेप कर रहा है रादर देन रूल टेकर और रूल फॉलोवर, रूल शेपर बन रहा है इंडिया। देयरफॉर शशि थरूर ये कहते हैं कि इंडिया को अपने इस पोटेंशियल को रियलाइज़ करना चाहिए, और जो ये अपकमिंग जो ये ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है उसका एक फाउंडिंग पिलर इंडिया को बनना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को शेप करना चाहिए रादर देन मियरली ज्वाइनिंग इंस्टीट्यूशंस। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हमने 2 थिंकर देख लिए हैं। एक तो जयशंकर का व्यू देख लिया है और एक हमने शशि थरूर का व्यू देख लिया। ठीक है, 2 स्कॉलर्स डन। अब कंक्लूजन देख लो, इस टॉपिक का क्या कंक्लूजन लिखेंगे। शशि थरूर जी की एक बुक है द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर, न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर। तो इन्होंने इस बुक में, इंडिया वर्ल्ड डिसऑर्डर बुक में क्या बोला है कि इंडिया जो है ना वो एक नॉन हेजमनिक पावर है। मतलब हेजमन बनने की हमारे पास क्या नहीं है, एस्पिरेशंस नहीं है, हम चाहते ही नहीं है हेजमन बनना, अपनी मनमानी चलाना, अनलाइक यूएस, अनलाइक चाइना। जिस वजह से इंडिया इन दोनों से अलग है, जिस वजह से इंडिया एक क्रेडिबल लीडर है, एक्सेप्टेबल है एंड इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के सक्षम है एंड ग्लोबल साउथ के द्वारा ट्रस्ट किया जाता है। ठीक है, हो गया। अब लास्ट लाइन ये बहुत अच्छी है, हम लिखेंगे कि इंडिया का विजन जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, ना ही तो वो ये है कि भाई पहले वाला वर्ल्ड ऑर्डर आए, रिविजनिस्ट नहीं है, यही वर्ल्ड ऑर्डर रहना चाहिए स्टेटस को, ऐसा भी नहीं है। इंडिया का जो व्यू है वो एक रिफॉर्मिस्ट है, रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म चाहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर इंट्रोडक्शन हमने कर दिया है, जॉन एकेनबेरी, इवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, पैक्स ब्रिटानिका, पैक्स अमेरिकाना, कोल्ड वॉर के टाइम पे बाइपोलैरिटी, फिर यूनिपोलैरिटी, फिर चार्ली स्क्रॉथमर का यूनिपोलर मोमेंट,
कंटेम्पररी फेज, मल्टीपोलैरिटी, टैक्स ने कहा है कि नहीं, अमिताभ आचार्य ने कहा नहीं है, एंड मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए फरीद ज़कारिया एंड शिवशंकर मेनन जी का हमने देख लिया है। पावर इज डिफ्यूज बट अथॉरिटी रिमेन्स फ्रेगमेंटेड। इंडिया का प्लेस इन एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर, प्लेस है लीडिंग पावर वाला, नॉट अ बैलेंसिंग पावर। इंडिया का विजन में तिरुवल्लुवर जी ने कहा था ये कि विजडम लाइज इन चेंजिंग विद एडेप्टेशन, स्ट्रैटेजी को ऑटोनॉमी फ्री रखनी चाहिए, इशू बेस्ड पार्टनरशिप करनी चाहिए रादर देन परमानेंट अलाइंसेस। फिर इसके अलावा हमने धर्म का कंसेप्ट देखा। उसके अलावा हमने श्याम शरण जी का ये जो बुक है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, इस बुक में उन्होंने बताया कि भाई इंडिया अपने आप को ऐसा जम्बू द्वीप का पार्ट मान रहा है। फिर इंडिया और चाइना का हमने कंपैरिजन देखा कि भाई ये मिडिल किंगडम मेंटालिटी है इनकी, ये हायरार्की चाहते हैं, हम प्लुरलिटी इक्वालिटी चाहते हैं। पीएम मोदी जी का ये शंग्रीला डायलॉग हमने देखा कि इंडिया की जो भी इंगेजमेंट होगी वो डेमोक्रेसी के बेसिस पे होगी भाई। तो इंडिया का व्यू, इंडिया का ये जो ये वर्ल्ड वाला विजन है ये कैसा होना चाहिए ये हमने देख लिया। वासुदेव कुटुंबकम का आइडिया हम गवर्नेंस में लाना चाहते हैं जो हमारी G20 प्रेसिडेंटशिप के टाइम पे दिखा भी, एंड रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल गवर्नेंस हम करना चाहते हैं जिसको एस जयशंकर जी ने नाम दिया रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म। फिर इनका व्यू हमने देखा कि इंडिया को क्या करना चाहिए क्या नहीं। दो व्यू थे, एक तो ये जिनोई का लेक्चर में और एक इंडिया वे में, डिसाइडर नॉट अ एब्सटेनर, और मल्टी अलाइनमेंट करो, फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट एक्सक्लूसिविटी। और शशि थरूर जी का पर्सपेक्टिव हमने देखा कि यूएस जो पॉलिटिकल पावर है, चाइना इकोनॉमिक पावर है, इंडिया डेवलपमेंट पावर बन सकता है, ये सारे स्ट्रेंथ हमने हैं। और ऐसे ऐसे हमने एग्जाम्पल में भी लीड किया है, एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देयरफॉर इंडिया को पोटेंशियल अपनी समझनी चाहिए, एक फाउंडिंग पिलर अपने आप को बनाना चाहिए। एंड कंक्लूजन फिर हमने देखा था न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर के नाम से इनकी जो बुक है, इसमें उन्होंने बताया कि भाई इंडिया एक हेजेमनिक पावर वाले एस्पिरेशन नहीं रखता, देयरफॉर वो क्रेडिबल है, एक्सेप्टेबल है, कैपेबल ऑफ इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए एंड ट्रस्टेड बाय ग्लोबल साउथ है। तो इंडिया का जो ओवरऑल विजन हम कह सकते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, वो ना ही तो रिविजनिस्ट है ना ही स्टेटस को है, इट इज़ अ रिफॉर्मिस्ट। डन, पूरा टॉपिक अपना ये डन हो चुका है। ओके देन, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।